हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड आरबीएसई क्लास 10th साइंस का जो 4th चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताइए। स्टूडेंट्स, अगर आप 10th क्लास के अलावा किसी भी क्लास के प्रश्नोत्तर देखना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में अलग अलग क्लासेज के हिसाब से प्रश्नोत्तर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन फोल्डरों में जाके आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों की। पहले है बहुचयनात्मक प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोगों के सामने आ रहे हैं। और उनमें पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं में नहीं पाई जाती, किसमें नहीं पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला अस्थिमज्जा, दूसरा है यकृत, तीसरा है आमाशय और चौथा है लसिका पर्व। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं इनमें से किसमें नहीं पाई जाती है? तो अस्थिमज्जा में पाई जाती है, यकृत में भी पाई जाती है और लसिका पर्व में भी पाई जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आमाशय। आमाशय में ये नहीं पाई जाती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आमाशय ही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ग ऑप्शन। ठीक है, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्लाविका कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? प्लाविका कोशिका जो है निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। बीटा लसिका कोशिका, टी लसिका कोशिका, न्यूट्रोफिल, क और ग दोनों। तो इसमें देखो, प्लाविका कोशिका किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है ये पूछ रहा है और इसका सही आंसर हो जाएगा बीटा लसिका कोशिका। क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क सही आंसर है बीटा लसिका कोशिका। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। एंटीजनी निर्धारक निम्न में से किसमें पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है प्रतिजन, दूसरा है आईजीजी प्रतिरक्षी, तीसरा है आईजीएम प्रतिरक्षी और चौथा ऑप्शन है घ प्लाविका कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिजन, यानी फर्स्ट क वाला जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा और ये आंसर इसका हो जाएगा प्रतिजन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा है? आपको ये चुनना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। आईजीजे, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। तो इनमें से प्रथम उत्पादित जो प्रतिरक्षी है उसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आईजीएम। ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। चलिए बात करते हैं 5वें प्रश्न की।
पांचवा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी कौन सी है? यानी माँ के दूध में कौन से प्रतिरक्षी पाई जाती है, उसका नाम आप लोगों को यहां से देखना है। पहला ऑप्शन है क IgG, IgM, IgD, IgA। ये जो यहाँ पर पहले I और स्मॉल j लिखा हुआ है, इसका होता है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन होता है इसका अर्थ, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन G, M, D और A, इनमें से कौन सा माँ के दूध में पाया जाता है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IgA। घ वाला ऑप्शन जो है चौथा वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह रहा, रक्त में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, बी लसिका कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं। तो हम लोगों को पता है कि रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं RBC भी पाई जाती है, WBC भी पाई जाती है, बीटा लसिका कोशिकाएं, बी लसिका कोशिकाएं भी पाई जाती है, और इसमें जो उपकला कोशिकाएं हैं ये नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ वाला ऑप्शन घ, उपकला कोशिकाएं, ये सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सातवां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किसने किया? रक्त जो है इसका विभिन्न समूहों, रक्त समूह आप लोगों ने देखे होंगे, A, B, AB और O, ये चार समूह हैं। इन चारों समूहों में ब्लड ग्रुप को या रक्त को इन ग्रुपों में किसने बांटा? तो पहला ऑप्शन है लुई पास्चर, दूसरा ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच और एडवर्ड जेनर। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। ख वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, प्रश्न है सर्वदाता रक्त समूह है क A, ख AB, ग O और घ B। यानी रक्त समूह जो है अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लड ग्रुप जो है चार होते हैं, A, B, AB और O। अब इन चारों में से हमें देखना है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो देखिए AB जो होता है ये सर्वग्राही होता है। AB क्या होता है? AB सर्वग्राही होता है। AB रक्त समूह क्या होता है? सर्वग्राही होता है। इसको सर्वग्राही के नाम से जानते हैं। यानी ये सब ग्रुपों से ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं। अब ब्लड ग्रुप O जो है इसको हम सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ब्लड ग्रुप O जो है ये सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा अपना ऑप्शन ग, ठीक है। ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लड ग्रुप O ये A, B, AB और O ये सबको रक्त दे सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, गर्भ रक्ताणु कोरकता इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का प्रमुख कारण क्या है? यानी गर्भ रक्ताणु कोरकता जो है समस्या जो है इसका प्रमुख कारण क्या है? पहला है शिशु में रक्ताधान, दूसरा है RH बेजोड़ता, तीसरा है ABO बेजोड़ता और चौथा ऑप्शन है क व ग दोनों। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारे पास में आ जाएगा RH बेजोड़ता।
आर एच कारक की अगर पॉजिटिव नेगेटिव वाली स्थिति हो जाती है, अगर मेल और फीमेल के आर एच कारक अलग अलग हो जाते हैं तो गर्भ रक्ताणु कोरकता के कारण उत्पन्न होने वाले दूसरे शिशु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे सामने आ जाएगा कौन सा, आर एच बेजोड़ता, ख वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, समजीवी आधान में किसका उपयोग होता है। समजीवी आधान में किसका उपयोग होता है, तो इसके ऑप्शन देखिए, क व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का, अन्य व्यक्ति के संग्रहित रक्त का, भेड़ के संग्रहित रक्त का, क व ख दोनों। इसका सही आंसर हमारे पास में आ जाएगा कि जो समजीवी आधान होता है उसमें उपयोग किया जाता है व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति समजीवी आधान करना चाहता है तो स्वयं के रक्त को पहले वो डोनेट कर सकता है ताकि उसको संग्रहित किया जा सके और फिर उसका वह उपयोग कर सकता है। तो व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, रक्तादान के दौरान बरती गई असावधानियों से कौन सा रोग नहीं होता है। देखिए प्रश्न को समझिए, रक्तादान के दौरान बरती गई सावधानियां नहीं है, असावधानियां हैं, और इन असावधानियों के कारण कौन सा रोग नहीं होता है। मतलब 3 तो सही होंगे, 1 गलत होगा, ये हमें ध्यान रखना है। 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। कौन सा रोग नहीं होता है, मतलब 3 रोग तो होंगे और 1 रोग नहीं होगा। तो पहले असावधानी से कौन से रोग होंगे उनकी बात करते हैं। देखिए असावधानी से रोग होंगे हमारे पास में, रक्तादान के दौरान अगर असावधानी बरती जाती है तो हेपेटाइटिस बी हो सकता है, रुधिर लवणता हो सकती है, क्रुएट्सफेल्ड जैकब रोग हो सकता है, और मलेरिया जो है ये रक्तादान में बरती जाने वाली असावधानी से नहीं होता, जबकि मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है, और प्लाज्मोडियम जो परजीवी है इसका क्या होता है, वाहक होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी जो है इसका क्या होता है, वाहक होता है, वेक्टर होता है। तो ध्यान रखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ख, मलेरिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12वां प्रश्न आप लोगों के सामने यह रहा, निम्न में से कौन सा रक्त समूह विकल्पियों की समयुग्मजी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है। रुधिर वर्ग ए, बी रुधिर वर्ग, ओ रुधिर वर्ग और ए बी ओ रुधिर वर्ग। तो इसका सही आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा रुधिर वर्ग ओ। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह विकल्पियों की समयुग्मजी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है। समयुग्मजी अप्रभावी क्रिया अगर होती है तो उस समय ब्लड ग्रुप ओ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का अनुप्रयोग नहीं है। मतलब 3 तो अनुप्रयोग होंगे और चौथा नहीं होगा, ये आंसर होगा। पहला है हीमोफीलिया का इलाज, दूसरा है मलेरिया का इलाज, तीसरा है डेंगू का इलाज और चौथा है ख व ग दोनों। तो यहाँ पर देखिए रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता का अनुप्रयोग नहीं होता है। कहाँ होता है, देखो हीमोफीलिया जो है हीमोफीलिया के इलाज में होता है, मलेरिया इलाज में नहीं होता है, डेंगू के इलाज में नहीं होता है। तो नहीं होता है ही तो पूछ रहा है, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। और दूसरे तीसरे के लिए देखो चौथे ऑप्शन में ख और ग दोनों दे रखा है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास घ वाला, घ घड़ी वाला, जिसमें ख
और ग दोनों के लिए लिखा गया है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास 13वें का आंसर क्या आ गया, घ घड़ी वाला, ख व ग दोनों, ख व ग दोनों। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों के सामने दिनांक सेम है लेकिन माह को चेंज किया गया है। 13 सितंबर, 13 अगस्त, 13 मई और 13 जून। इनमें से आपको चूज करना है कि अंगदान दिवस, भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। उसकी तारीख तो 13 है लेकिन माह कौन सा है वो हमें चूज करना है। तो 13 अगस्त वाला जो ऑप्शन है ख, ये सही हो जाएगा क्योंकि 13 अगस्त को भारत में अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर हो गया 13 अगस्त, ख वाला। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा 15वां। भारत में अंगदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या है प्रति 10 लाख में। देखिए, अंगदान करने वाले व्यक्तियों की भारत में संख्या पूछी जा रही है, तो प्रति 10 लाख में मतलब 10 लाख लोगों में से कितना % लोग हैं जो रक्तदान करते हैं। ठीक है, 10 लाख में से, तो उसकी संख्या यहाँ पर दी हुई है। 4 ऑप्शन हैं, 0.1, 2.0, 0.8 और 1.8। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.8। ग वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। 10 लाख लोगों में से 0.8 लोग ऐसे हैं जो अंगदान करते हैं। ठीक है, तो इसका रेशियो जो है, प्रतिशत जो है वो बहुत कम है। इस प्रकार इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। प्रश्न संख्या 16वां दिया हुआ है कि मनुष्य में कितने प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मनुष्य में 2 प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां पाई जाती है, जिनमें देखिए पहली है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। पहली कौन सी है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, और दूसरी है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो इन दोनों की डिटेल भी हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो मनुष्य में कितने प्रकार की प्रतिरक्षी प्रणालियां हो गई, प्रतिरक्षी विधियां हो गई, 2 प्रकार की हो गई। पहली हो गई स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और दूसरी हो गई उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 17वां प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। देखिए 17वां प्रश्न है प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं। तो इस बारे में बात करते हैं। हम देखते हैं कि प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में मैं बिल्कुल शॉर्ट में नाम बता देता हूं। देखो, एक तो होता है IgG, एक होता है IgM, एक होता है IgA, एक होता है IgE और एक होता है IgD। ये 5 प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं जो पाए जाते हैं मानव शरीर में। IgG, IgM, IgA, IgE और IgD प्रतिरक्षियों के जो सिंबल हैं, प्रकार हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। 18वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रति जन का आणविक भार कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति जन का आणविक भार 6000 डाल्टन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। 6000 डाल्टन जो है प्रतिरक्षी का प्रति जन का आणविक भार होना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 19वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो प्रतिरक्षी जो होते हैं गामा ग्लोबुलिन प्रकार की प्रोटीन होती है, ये आप लोगों को पता होगा। तो प्रतिरक्षी जो है किस प्रकार के प्रोटीन है, गामा ग्लोबुलिन प्रकार की प्रोटीन है।
अब इसकी बात करें तो ये क्या होता है, प्रतिजन से संयोजित होते हैं, प्रतिजन से संयोजित हो सकते हैं। और इनके निर्माण की बात करें, गामा ग्लोबुलिन प्रकार की जो प्रोटीन है, इसके प्रकार निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण होता है प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा कोशिका जो होती है उसमें इसका निर्माण होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए 20वां प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि कौन सा प्रतिरक्षी आवल को पार कर भ्रूण में पहुंच सकता है। आवल होती है नाल, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं केनाल, जिसको हम कहते हैं, जिसमें क्या होता है, भ्रूण में जो शिशु होता है वो इसी केनाल के द्वारा माँ से क्या करता है, पोषण ग्रहण करता है और इसी से उत्सर्जन की प्रक्रिया भी करता है। ठीक है, तो आवल जो है, नाल जो है, वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि नाल क्या है, क्या इसका कार्य है। गर्भस्थ शिशु में ही इसका उपयोग किया जाता है। अब कौन सा प्रतिरक्षी है जो आवल को पार करके भ्रूण में पहुंच सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए इसका आंसर है आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन जो जी है, एकमात्र ऐसा प्रतिरक्षी है जो आवल को पार करके भ्रूण में पहुंच सकता है। आवल को इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं। भाई मैंने कैनाल गलत बता दिया था, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बोलते हैं इंग्लिश में। और इसी प्लेसेंटा से क्या करता है, शिशु जो होता है वो पोषण और उत्सर्जन करता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है आवल के बारे में। पहले मैंने कैनाल बताया, वो कैनाल वैसे वर्ड तो सही है लेकिन इस आवल के लिए कैनाल का उपयोग नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा, उसको गलत मानिए आप लोग। प्लेसेंटा यूज करेंगे और इसी प्लेसेंटा से शिशु क्या करता है, पोषण और उत्सर्जन करता है। और यहाँ पूछा गया है कि कौन सा प्रतिरक्षी आवल को पार करके भ्रूण में पहुंच सकता है, तो आईजी, इम्यूनोग्लोबिन जी प्रतिरक्षी जो होता है आवल को पार करके भ्रूण में पहुंच सकता है। बात करते हैं अगले 21वें प्रश्न की। देखिए 21वां प्रश्न क्या कहता है, मास्ट कोशिका पर पाई जाने वाली प्रतिरक्षी का नाम लिखिए। तो मास्ट कोशिका पर जो प्रतिरक्षी पाई जाती है उसका नाम है आईजीई, इम्यूनोग्लोबिन ई। अब देखिए अभी मैंने आप लोगों को 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन बताए थे, प्रतिरक्षी बताए थे कि कौन कौन से प्रतिरक्षी हैं। तो वहां पर बताने से आप लोगों को ये तो पता चल रहा है कि ये इम्यूनोग्लोबिन के प्रकार आगे आ रहे हैं। तो मास्ट कोशिकाएं जो होती है उन पर इम्यूनोग्लोबिन ई प्रतिरक्षी पाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 22वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका गैसों के विनिमय में संलग्न होती है। यानी गैसों के विनिमय में रक्त में जो कोशिकाएं हैं उनमें से कौन सी कोशिकाएं हेल्प करती है। तो रक्त में उपस्थित लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी जो होती है गैसों के विनिमय में संलग्न होती है। अब देखिए यहाँ पे आरबीसी लाल रक्त कोशिका जो लिखा हुआ है, यहाँ मेरे हिसाब से कोशिका नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, और यही सही होगा, कणिकाएं वाला ही। तो आप लोग ये कोशिका लिखते हो, कोशिका नहीं लिखे। जहाँ पे भी जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी इनमें कोशिका का उपयोग न करके कणिका का उपयोग करें। इंग्लिश में इसके नाम की बात करें तो देखो रेड ब्लड सेल्स नहीं होता, कार्पसल्स होता है, कॉप्सल्स होता है। तो CORPUSCLES ये रेड ब्लड कार्पसल्स की मीनिंग्स हो जाती है। WBC की बात करें तो वहां पे भी आप वाइट ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड कार्पसल्स यूज करें, वाइट ब्लड सेल यूज नहीं करें, क्योंकि कोशिका अलग बात हो जाती है, कणिका अलग बात हो जाती है। तो यहाँ पर भी लाल रक्त कोशिका नहीं करके लाल रक्त कणिका यूज करें, और WBC में वाइट ब्लड सेल्स की जगह वाइट ब्लड कार्पसल्स का यूज करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, रक्त का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो रक्त का वर्गीकरण जो किया कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया। वैज्ञानिक जो थे जिन्होंने रक्त का वर्गीकरण किया,
अब किस किस में किया देखो, रक्त समूह ए, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह बी और रक्त समूह ओ। इस प्रकार 4 रक्त समूहों में रक्त का वर्गीकरण किया। किसने किया? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। बात करते हैं अगले 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा कि ब्लड ग्रुप ओ जो है सर्वदाता रक्त समूह होता है, जो सभी व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति का, मान लो ये कोई ए पर्सन है, तो ये तीनों प्रकार के जो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति होंगे, चारों प्रकार के, उन सबको ये ब्लड दे सकता है। कुल मिला के अगर इस ए का ब्लड ग्रुप ओ है तो ये सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, बात करते हैं अगले 25वें प्रश्न की। 25वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस रक्त समूह में ए व बी दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं? तो ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है उसमें ए और बी दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप ए बी, जिसमें दोनों ही प्रतिजन होते हैं। जैसे देखिए, ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ए प्रतिजन होता है, बी है तो उसमें बी प्रतिजन होता है, ए बी है तो उसमें ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ में कोई प्रतिजन नहीं होता है। इनके जस्ट विपरीत इनके प्रतिरक्षी होते हैं। ए बी में प्रतिरक्षी नहीं होते हैं और ओ में प्रतिजन नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 26वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत व्यक्तियों का रक्त RH धनात्मक होता है? यानी कितने व्यक्ति हैं जिनका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है? तो विश्व की बात कर रहे हैं, लगभग 85% व्यक्ति जो है उनका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है। कितना प्रतिशत? 85% व्यक्तियों का। अगला प्रश्न है 27वां, कि कौन सा RH कारक सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा RH कारक है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो ध्यान दीजिए, RH-D जो है वो कारक सबसे महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 28वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, प्रथम रक्तदान किसके द्वारा संपादित किया गया? ब्लड डोनेशन की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा की गई? सबसे पहले तो ब्लड डोनेशन किया था सबसे पहले, प्रथम रक्तदान डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस के द्वारा संपादित किया गया। यानी किसी व्यक्ति ने ब्लड डोनेट किया तो उसका डोनेशन किसने करवाया था? डॉक्टर जॉन बैप्टिस्ट ने करवाया था। बात करते हैं 29वें प्रश्न की। 29वां प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि समजात आधान क्या है? उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा कि ऐसा आधान जिसमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है उसे समजात आधान कहते हैं। अन्य व्यक्तियों का रक्त संग्रहित है तो उसका अगर किसी को आधान किया जाता है उसे समजात आधान कहते हैं। बात करते हैं 30वें प्रश्न की। 30वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि रुधिर वर्ग को नियंत्रित करने वाले विकल्पियों के नाम लिखिए। यानी युग्म विकल्पी जो होते हैं वो कौन कौन से हैं जो रुधिर वर्ग को नियंत्रित करते हैं? तो देखिए, IA, IB, IO और स्मॉल I, ये 4 प्रकार के विकल्पी होते हैं जो रुधिर वर्ग को नियंत्रित करते हैं। आगे इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे कि IA किस रुधिर वर्ग का है, IB किस रुधिर वर्ग का है, IO किस रुधिर वर्ग के लिए यूज करेंगे और स्मॉल I जो है वो किस रुधिर वर्ग के लिए यूज करेंगे। बात करते हैं 31वें प्रश्न की। भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो पहले भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन थे उनमें भी पूछा गया था कि भारत में हर वर्ष 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 32वां प्रश्न आप लोगों के सामने यह रहा, हाल ही में देहदान करने वाले 2 व्यक्तियों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णु प्रभाकर और श्री ज्योति बसु। ये दोनों जो इंसान हैं इन दोनों ने अभी देहदान किया है। ठीक है, इस प्रकार छोटे जो प्रश्न है अति लघुतरात्मक, ये अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं कंप्लीट।
अब बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। प्रश्न संख्या 33 से स्टार्ट होते हैं। चलिए देखिए, लघुत्तरात्मक प्रश्नों में पहला यानी 33वां प्रश्न है कि प्रतिरक्षी को परिभाषित कीजिए। आप सोच रहे होंगे बार बार में सर प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिजन प्रतिरक्षी आ रहे हैं, इनकी परिभाषा कैसे हम लिखें? तो देखिए इसकी परिभाषा, उत्तर देखिए इसका 33वें प्रश्न का कि शरीर में एंटीजन के प्रवेश होने पर इसे एंटीजन के विरुद्ध शरीर की बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ जो होता है वही क्या होता है? प्रतिरक्षी होता है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबॉडी, और प्रतिजन को बोलते हैं एंटीजन। तो ये इंग्लिश के जो वर्ड हैं ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रतिजन और प्रतिरक्षी को एंटीबॉडी, प्रतिजन को एंटीजन ये बोला जाता है। तो एंटीजन की परिभाषा आप लोगों ने देख ली कि शरीर में एंटीजन प्रतिजन की, प्रतिरक्षी की परिभाषा हमने देखी है एंटीबॉडी की। तो एंटीजन के प्रवेश होने पर एंटीजन के विरुद्ध शरीर में बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ जो होता है वो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहलाते हैं। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन संक्षिप्त में आईजी, कैपिटल आई स्मॉल जी, इससे भी डिनोट करते हैं, आईजी भी कहते हैं। ये प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होता है जो प्राणियों के रक्त तथा अन्य तरल पदार्थों में पाया जाता है, प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा ये निर्मित होता है। प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबिन प्रोटीन है ये, इसको ही कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। 34वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न 34, एंटीजनी निर्धारक क्या होते हैं? तो इसका आंसर है कि प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता, वरन इसके कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं और इन अंशों को एंटीजन निर्धारक, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और एपिटोप कहा जाता है। शॉर्ट में इसको कहते हैं एपिटोप। और जब प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा तो 99% संभावना रहती है कि एपिटोप ऐसे लिख के ही प्रश्न पूछे। तो एंटीजन निर्धारक से तो आप समझ जाते हैं, लेकिन सामने वाला यही चाहता है कि बच्चे को थोड़ा कंफ्यूज किया जाए। तो एपिटोप लिख के अगर आप लोगों के सामने प्रश्न आ जाता है तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करता, वरन इसके कुछ विशिष्ट अंश ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं। इन अंशों को एंटीजन निर्धारक या एपिटोप कहा जाता है। ठीक है, एपिटोप के बारे में और बात करते हैं कि प्रोटीन में करीब 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला एंटीजनी निर्धारक के रूप में कार्य करती है। एंटीजनी निर्धारक मतलब एपिटोप। तो प्रोटीन की जो 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला होती है एंटीजनी निर्धारक एपिटोप के रूप में कार्य करती है। एक प्रोटीन में कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं, इनकी संख्या को एंटीजन की संयोजकता कहा जाता है। ध्यान देना, एपिटोप्स की जो संख्या है उसको एंटीजन की संयोजकता कहते हैं, और अधिकतर जीवाणुओं में एंटीजनी संयोजकता 100 या अधिक हो सकती है। अधिकतर जीवाणुओं में जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें एंटीजनी संयोजकता की बात करें तो 100 या इससे अधिक भी हो सकती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 35वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रतिरक्षी में हिंज का क्या कार्य है? प्रतिरक्षी में हिंज का कार्य क्या है, इसका आंसर देखते हैं। आंसर होगा कि अधिकांश प्रतिरक्षियों में, अधिकांश जो प्रतिरक्षी है उनके वायु स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं। वायु स्थल जैसे इस शेप में दिखाई देते हैं, तो यहाँ जो ये उद्गम स्थल होता है ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, जिन्हें कब्जे अथवा हिंज कहते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? हिंज कहते हैं। और लचीले होने के कारण हिंज प्रतिरक्षी के स्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े अणु समाहित कर अभिक्रिया करने में इसकी सहायता करता है, और यही कार्य प्रतिरक्षी में हिंज का होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट 36वें क्वेश्चन की। रक्त क्या है?
प्रश्न पूछ रहा है रक्त क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि रक्त एक परिसंचारी सर्कुलेटिंग तरल ऊतक है जो रक्त वाहिनियों व हृदय में होकर पूर्ण शरीर में निरंतर परिक्रमा करके पदार्थ का स्थानांतरण करता है। क्या है? एक परिसंचारी तरल ऊतक है। और हम लिख सकते हैं इसको, ब्लड को ये भी कह सकते हैं कि ब्लड एक क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है। तरल संयोजी ऊतक, ब्लड क्या है? एक तरह का तरल संयोजी ऊतक है, परिसंचारी तरल ऊतक है, रक्तवाहिनियों और हृदय से होकर संपूर्ण शरीर में परिक्रमा करते हुए पदार्थों का स्थानांतरण करता है। अब बात करें कि रक्त क्षारीय माध्यम में होता है। क्षारीय माध्यम है तो पीएच की बात करें तो 7 से अधिक ही होगी। देखिए आगे इसकी पीएच भी है कि इसका पीएच 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। मनुष्य में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। औसतन व्यक्ति की अगर हम बात करें, वयस्क व्यक्ति की, तो वयस्क व्यक्ति के शरीर में औसतन लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त प्लाज्मा व रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त के द्रव भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, जो निर्जीव होता है। और प्लाज्मा आंतों से शोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने तथा विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाने का कार्य करता है। प्लाज्मा में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, इनको बाद में समझेंगे, पहले प्लाज्मा के बारे में समझिए। देखिए अभी आपने देखा कि रक्त प्लाज्मा व रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त में एक तो प्लाज्मा होता है, रक्त कणिकाएं होती है। जब इनकी डिटेल आएगी तो हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा ब्लड में कितना % होता है और कणिकाएं कॉर्पसल्स जो होती है वो कितने % होती है। अभी तो सिर्फ इतना समझो कि रक्त के द्रव भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, जो निर्जीव होता है। अब प्लाज्मा आंतों से शोषित पोषक तत्वों को तो विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। जैसे मान लो ये आंत है और ये प्लाज्मा है, तो आंत से विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा प्लाज्मा और विभिन्न जो अंग हैं उन अंगों तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये अंगों तक पहुंचा दिया। अब इन अंगों में कोई हानिकारक पदार्थ अगर बन रहा है तो उस हानिकारक पदार्थों को कहाँ तक पहुंचाएगा? जो उत्सर्जी अंग हैं उन उत्सर्जी अंगों तक ये पहुंचाएगा। तो देखिए क्या कार्य हो गया प्लाज्मा का कि आंत में जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण करेगा। आंत के द्वारा जो आंतों से शोषित पोषक तत्वों को शरीर के प्लाज्मा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। अंगों में जो एक्टिविटीज होगी उनसे हानिकारक पदार्थ बनेंगे और इन हानिकारक पदार्थों को, बने हुए हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है? प्लाज्मा ही करता है। तो आशा करता हूं रक्त और प्लाज्मा आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए रक्त जो है इसमें प्लाज्मा में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी है? पहली लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ये कणिकाएं गैसों के परिवहन, गैस विनिमय का कार्य करती है। दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती है। और बिंबाणु की बात करें, प्लेटलेट्स, ये कणिकाएं रक्त वाहिनियों की सुरक्षा और रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है। इस प्रकार प्लाज्मा में 3 प्रकार की जो कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों का नाम भी हमने जान लिया और इनकी सामान्य जानकारी भी हमने देख ली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो प्रश्न है 36वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बनने की 100% संभावना है और बनता है इसमें से प्रश्न, तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा रोक रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 27वां प्रश्न आप लोगों के सामने। 37वां प्रश्न ये रहा, एबीओ रक्त समूहीकरण को समझाइए। एबीओ रक्त समूहीकरण है, इसके बारे में हमें समझाना है। तो देखिए इसका आंसर कि आरबीसी की सतह पर मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रतिजन यानी एंटीजन पाए जाते हैं, जिन्हें प्रतिजन कहते हैं ए और प्रतिजन बी कहते हैं। एक तो होता है प्रतिजन ए, दूसरा होता है प्रतिजन बी। इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं,
जिन्हें क्रमशः कितने 4 प्रकार कौन कौन से ए बी और ओ समूह कहते हैं। इस वर्गीकरण को ABO समूहीकरण कहते हैं। भाई आरबीसी की सतह पर 2 प्रकार के प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी, और इन्हीं के आधार पर ब्लड ग्रुप को AB और O 4 समूहों में बांटा गया है। और इन 4 समूहों में बांटने की जो प्रक्रिया है ना, इसी को क्या कहते हैं, ABO समूहीकरण कहते हैं। अब ABO समूहीकरण जो है यानी ब्लड ग्रुप के टाइप हैं, उनमें प्रतिजन और प्रतिरक्षी कौन कौन से पाए जाएंगे, उनके बारे में भी मैं यहीं पे बात कर लेता हूं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं आए। देखिए बात करते हैं ABO समूहीकरण की। तो इधर तो क्रम संख्या दे रखी है, इधर रुधिर समूह दे रखा है, रक्त कणिकाओं पर उपस्थित एंटीजन प्रतिजन दे रखा है, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी दे रखी है। अब देखो ये भी ध्यान रखना आप, यहाँ पे आपका एक बिंदु और क्लियर हो गया कि प्रतिजन एंटीजन जो होते हैं रक्त कणिकाओं पर पाए जाते हैं, जबकि एंटीबॉडी जो होते हैं प्रतिरक्षी जो होते हैं ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये 2 स्टेटमेंट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब कहीं पे आए तो आप इनका आंसर दे सकते हो कि प्रतिजन तो रक्त कणिकाओं पर होते हैं, प्रतिरक्षी जो होते हैं एंटीबॉडी वो प्लाज्मा पर होते हैं। ठीक है, बात करते हैं। देखिए 1 2 3 4 रक्त समूह कितने हैं, रुधिर समूह AB और O 4 प्रकार के ये रक्त समूह हैं। रक्त कणिकाओं पर प्रतिजन और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी जो है इसको अपन हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी, तो हिंदी में भी लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए ब्लड ग्रुप ए में, देखिए जो ब्लड ग्रुप होगा प्रतिजन उसमें वो ही पाया जाएगा। प्रतिजन कौन सा होगा, जो ब्लड ग्रुप है वही प्रतिजन होगा, और प्रतिजन के विपरीत प्रतिरक्षी होता है। ये थोड़ा याद रखने का तरीका है, आप लोगों को बता देता हूं। रुधिर समूह ए में प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी बी, रुधिर समूह बी में प्रतिजन बी प्रतिरक्षी ए। अब देखिए प्रतिजन जो होगा AB में पाया जाएगा। अब इसमें प्रतिजन ए और बी दोनों हैं, तो प्रतिरक्षी दोनों हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों का जो प्रभाव होता है बहुत अलग होता है, तो इसलिए इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। अब AB का अगर ये सीक्वेंस पता चल गया तो इसको उल्टा करना है हमको कि ब्लड ग्रुप O जो है उसमें प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं और प्रतिरक्षी A और B दोनों होते हैं। ये याद करने का तरीका है, और इसी हिसाब से आप याद करिए। एक बार और मैं बताता हूं याद करने का तरीका। देखिए ये तो है रक्त समूह A। अब रक्त समूह में जो भी रक्त समूह है उसमें प्रतिजन जो होगा एंटीजन उसी का जो रक्त समूह है वो ही होगा। मतलब देखिए यहाँ कैपिटल A तो ये भी कैपिटल A। अब प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का ध्यान रखना कि वो उसके जस्ट विपरीत होगा, तो प्रतिरक्षी कौन सा हो गया, B। रक्त समूह B में भी ऐसा ही हो जाएगा, प्रतिजन B और प्रतिरक्षी A। यहाँ दोनों में तो कोई समस्या नहीं है। तीसरे में ध्यान रखना कि ब्लड ग्रुप AB जो है इसमें A और B दोनों प्रतिजन होते हैं। अब दोनों प्रतिजन होंगे तो प्रतिरक्षी दोनों नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। अब O ब्लड ग्रुप O जो है उसमें इसका जस्ट उल्टा कर देना कि ब्लड ग्रुप AB में तो प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं और ब्लड ग्रुप O में प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं। इसीलिए तो ब्लड ग्रुप O क्या है, सार्वत्रिक दाता बोल दो या सर्वदाता बोल दो वो है, और इसमें प्रतिरक्षी दोनों होते हैं। ये होता है याद करने की सीक्वेंस तरीका। आशा करता हूं आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न पर बात करने से पहले इसी प्रश्न के बारे में ABO रक्त समूहीकरण जो है इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए A रुधिर समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर A प्रतिजन और B रुधिर समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर B प्रतिजन पाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी सारणी से आप लोगों को समझाया उसी को स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पे लिख रखा है। AB प्रकार के रुधिर समूह की लाल रुधिर कणिकाओं पर A व B दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, जबकि O रुधिर समूह की RBC पर किसी भी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता, अर्थात A तथा B प्रतिजनों का अभाव होता है। ऊपर तालिका में आप लोगों को मैंने समझा दिया है।
बात करते हैं 38वें प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न जो है 38वां प्रश्न है RH कारक क्या है, इसके महत्व को समझाइए। आप लोगों को इसका आंसर लिखना है कि RH कारक क्या है। तो देखिए RH कारक के बारे में हम समझते हैं। लैंडस्टीनर तथा वीनर ने मकाका रीसस नामक बंदर की आरबीसी में एक अन्य प्रकार के कारक का पता लगाया था। सबसे पहले लैंडस्टीनर और वीनर ने मकाका रीसस नामक एक बंदर था, उसकी आरबीसी में अन्य प्रकार के कारक की खोज की और इसे RH कारक का नाम दिया गया। RH संकेत का प्रयोग रेसिस शब्द को दर्शाने के लिए किया गया है। जिन व्यक्तियों में यह कारक पाया जाता है उन्हें RH धनात्मक या RH पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जाता है उन्हें RH ऋणात्मक या RH नेगेटिव कहते हैं। संपूर्ण विश्व की बात करें तो विश्व में 85% जन समुदाय यानी 85% लोग जो है वो RH पॉजिटिव होते हैं, जबकि शेष 15% लोग RH नेगेटिव होते हैं। तो ये तो हो गई इसके बारे में सामान्य जानकारी। खोज किसने की, किसमें की और कैसे की, तो आप लोगों ने इसको देख लिया, समझा भी दिया मैंने। आगे बात करते हैं RH के महत्व की। तो देखिए भाई RH का महत्व क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। RH जो है व्यक्ति में RH एंटीजन का अभाव होता है। RH नेगेटिव जो व्यक्ति होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है RH नेगेटिव, तो RH नेगेटिव व्यक्ति में RH एंटीजन का अभाव होता है, लेकिन इसके रुधिर में RH एंटीजन प्रवेश करवा दिए जाने पर इससे कारक के प्रतिरोध में एंटीबॉडी बनाना प्रारंभ हो जाती है, जो रुधिर समूहन क्रिया का कारण बनते हैं। एग्लूटिनेशन जो होता है, रुधिर समूहन जो होता है, उसका कारण बनता है ये एंटीबॉडी प्रवेश कराना। RH कारक के कारण कई बार जन्म के समय बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। रुधिर समूहन के कारण भ्रूण की आरबीसीज जो होती है उसमें हीमोलाइसिस द्वारा क्षति होती है और इसके फलस्वरूप एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ आपने समझा कि RH नेगेटिव व्यक्ति जो होते हैं उनमें RH एंटीजन का अभाव होता है और इसके रुधिर में RH एंटीजन अगर प्रवेश कर दिए जाते हैं तो इसके प्रति इसके कारक के प्रतिरोध में एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो जाती है, जो रुधिर समूहन एग्लूटिनेशन जो होता है उसका कारण बनता है और इसी के कारण शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो आप इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा प्रश्न है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 39वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है रक्ताधान क्या है, समझाइए। रक्ताधान के बारे में हमें समझाना है। तो देखिए इसका आंसर है कि रक्तादान वह विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि को स्थानांतरित किया जाता है। सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा 15 जून 1667 में रक्तादान संपादित किया गया। उन्होंने 15 वर्षीय एक बालक में भेड़ के रक्त से रक्तादान करवाया था। देखिए सबसे पहला रक्तादान किसने करवाया? एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे डॉक्टर जॉन बैप्टिस्ट डेनिस हैं। उन्होंने 15 जून 1667 में रक्तादान संपादित करवाया था और एक पशु से इंसान में करवाया था, यह भी ध्यान रखना। और ये पहला और आखिरी था, क्योंकि बाद में जब ऐसा किया गया तो इंसानों की मृत्यु होने लगी। तो 15 वर्षीय बालक जो था उसमें एक भेड़ से रक्तादान करवाया गया था, लेकिन इसके 10 वर्ष बाद पशुओं से मानव में रक्तादान पर रोक लगा दी। बाद में पशुओं से मानव में अगर रक्तादान किया जाता था तो उस पर रोक लगा दी गई और निम्न परिस्थितियों में रक्तादान किया जा सकता है। यानी रक्तादान करने की कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें रक्तादान किया जा सकता है, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं।
देखिए, अगर ये जो परिस्थितियां दी हुई है, ये परिस्थितियां किसी के सामने आ जाएं तो वहां पर रक्तदान किया जा सकता है। पहली स्थिति यहाँ ये रही, दुर्घटना के तहत लगी चोट तथा अत्यधिक रक्तस्राव होने पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी दुर्घटना हो गई और दुर्घटना में उसके ब्लड की क्या आ गई, बहुत ज़्यादा कमी आ गई। तो उस दुर्घटना के तहत लगी चोट से अत्यधिक रक्तस्राव होने से उस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो रक्तदाता होता है उसके द्वारा रक्तदान किया जा सकता है। दूसरा, शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में गंभीर रक्तहीनता आ जाए, ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी आ जाए, तो उस स्थिति में भी रक्तदान किया जा सकता है। रक्त में बिंबाणु प्लेटलेट्स की अल्पता की स्थिति में, प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो उस स्थिति में भी रक्तदान किया जा सकता है। हीमोफीलिया के रोगियों में क्या होता है, ब्लड की बहुत कमी हो जाती है, तो उस स्थिति में भी रक्तदान किया जा सकता है। शल्य क्रिया के दौरान अगर ब्लड की कमी आ जाती है व्यक्ति में तो उस स्थिति में भी रक्तदान किया जा सकता है। दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया जिसको हम कह सकते हैं, इसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उन रोगियों को भी ब्लड डोनेट किया जा सकता है। रक्तदान से व्यक्तियों और रोगियों को नया जीवन दान दिया जाता है, अतः रक्तदान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर कहीं पे भी रक्तदान शिविर होता है तो वहाँ पर आप ब्लड डोनेट करिए, क्योंकि आपका जो 300-350 ml ब्लड है वो किसी की जान बचा सकता है। तो रक्तदान जो है, इससे व्यक्तियों जो रोगी होते हैं उनको नया जीवन दान दिया जाता है, इसलिए रक्तदान क्या है, एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इस प्रकार निम्न परिस्थितियों में रक्तदान किया जा सकता है। एक छोटा प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि किन परिस्थितियों में रक्तदान किया जा सकता है, लिखिए। तो आप ये जो 6 परिस्थितियां हैं इनको लिख सकते हो और यही आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न आप लोगों के सामने यह रहा। प्रश्न है, रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां लिखें। रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां हमें लिखनी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां निम्नलिखित है। कौन सी है? पहली, रोगी व रक्त देने वाले व्यक्ति अर्थात दाता के रक्त में ABO प्रतिजन का मिलान करना चाहिए। दाता के रक्त में कोई किसी भी प्रकार की गड़बड़ तो नहीं है, इसके लिए जांच की जानी चाहिए। दोनों के रक्त में RH कारक का मिलान करना चाहिए, विशेष रूप से RHD का। संग्रहित रक्त की वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद प्रशीतित भंडारण करना। किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषण से बचाए रखना और संग्रहण व आदान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में ही हो। ये सावधानियां अगर हम बरतते हैं तो हमारा रक्तदान जो होता है वो सही हो सकता है, सफल हो सकता है, वरना हमें किसी भी समस्या से जूझना पड़ सकता है। कौन कौन सी सावधानियां हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 41वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। अंगदान की आवश्यकता समझाइए, यानी अंगदान करने की आवश्यकता क्यों है ये हमको समझाना है। अच्छी तरह से इसको समझिए। देखिए, अंगदान किसी जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंगदान करना अंगदान ऑर्गन डोनेशन कहलाता है। अगर कोई जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति को कोई ऊतक या कोई अंग दान करता है तो उसे ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान कहते हैं। दाता द्वारा दिया गया अंग ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है
अंगदान द्वारा दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को न केवल बचाया जा सकता है बल्कि उसके जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। एक मृतदेह से करीब 50 जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। अगर एक मृत व्यक्ति है, उसका जो देह है, शरीर है, उससे लगभग 50 जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। इसलिए देहदान या अंगदान बहुत ही अच्छा कदम है। भारत में हर वर्ष करीब 2 लाख गुर्दे दान करने की आवश्यकता है, जबकि मौजूदा समय में प्रति वर्ष 7,000 से 8,000 गुर्दे ही मिल पाते हैं। इसी प्रकार करीब 50,000 लोग हर वर्ष हृदय प्रत्यारोपण की आस में रहते हैं, परंतु उपलब्धता केवल 10 से 15 की ही है। प्रत्यारोपण के लिए हर वर्ष भारत में 50,000 यकृत की आवश्यकता है, परंतु केवल 700 व्यक्तियों को ही यह मौका प्राप्त हो पाता है। अब देखिए स्थिति यह है, भारत में हर वर्ष करीब 2 लाख गुर्दे दान करने की आवश्यकता है। कितने? 2 लाख गुर्दे दान करने की आवश्यकता है और मौजूदा समय में मात्र 7,000 से 8,000 गुर्दे ही मिल पाते हैं। बड़े दुख की बात है। इसी प्रकार करीब 50,000 लोग हर वर्ष हृदय प्रत्यारोपण की आस में रहते हैं, लेकिन उपलब्धता कितनी है? केवल 10 से 15 है। प्रत्यारोपण के लिए हर वर्ष भारत में यकृत की बात करें तो 50,000 की आवश्यकता होती है, लेकिन 700 व्यक्तियों को ही यह मौका मिल पाता है, क्योंकि प्रत्यारोपण की स्थिति में यकृत चाहिए, जो मात्र 700 यकृत ही अवेलेबल हो पाते हैं। आगे देखते हैं। कमोबेश यही स्थिति सभी अंगों के साथ है। कमोबेश मतलब कम या ज़्यादा, यही स्थिति सभी अंगों के साथ है। एक अनुमान के हिसाब से भारत में हर वर्ष करीब 5 लाख लोग अंगों के खराब होने से तथा अंग प्रत्यारोपण न हो पाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अतः अंगदान क्या है? एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अनुमान के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत में करीब 5 लाख लोग अंगों के खराब होने से, अंग प्रत्यारोपण ना होने पाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अंगदान एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और अंगदान करना चाहिए। इस प्रकार ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। ABO रुधिर वर्ग के लिए उत्तरदायी जीन प्रारूपों को समझाइए। प्रश्न में ब्लड ग्रुप जो ABO है, उनके जीन प्रारूपों को समझाना है। कैसे इनको समझाएंगे? आंसर इसका हमें लिखना है। तो देखिए आंसर क्या है इसका कि मनुष्य में रुधिर के कई प्रकार पाए जाते हैं, जिन्हें ABO रुधिर तंत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 विकल्पियों को एलील्स बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उनके आपसी तालमेल पर निर्भर करता है। ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के भाग होते हैं तथा IA, IB तथा IO और स्मॉल I के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। RBC की कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन जो A है तथा प्रतिजन B है, इनका निर्माण क्रमशः विकल्पी IA तथा IB द्वारा किया जाता है। विकल्पी कैपिटल I तथा स्मॉल I अप्रभावी होते हैं तथा किसी प्रतिजन के निर्माण में संलग्न नहीं होते हैं। अब देखिए रुधिर वर्ग में जीन प्रारूप को समझाने के लिए नीचे सारणी दी हुई है और इस सारणी को मैं आप लोगों को अब समझा देता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं सारणी को। देखिए सारणी में दिया हुआ है रुधिर वर्ग के जीन प्रारूप। इधर तो क्रम संख्या दी हुई है, इधर रुधिर वर्ग है और यहाँ पर उसका जीन प्रारूप है। पहला रुधिर वर्ग है A। इसके जीन प्रारूप की बात करें तो IA और IA ऐसे लिखते हैं इसके जीन प्रारूप को। कहीं पे अगर ये ऐसा जीन प्रारूप लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो ब्लड ग्रुप कौन सा है? A ब्लड ग्रुप है। ठीक है,
या तो ये हो सकता है, दूसरा जीन प्रारूप होता है इसका कि हम लिख दें IA और स्मॉल आई, ये भी हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई सा भी जीन प्रारूप ब्लड ग्रुप ए के लिए हम लिख सकते हैं। बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। तो ब्लड ग्रुप बी के लिए IB इसका यूज कर सकते हैं, या फिर IB और स्मॉल आई इसका यूज कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप बी के लिए जो जीन प्रारूप है वो ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इधर साइड में मैंने भी लिख दिया है। बात करते हैं ब्लड ग्रुप AB की। तो AB के लिए और O के लिए जीन प्रारूप एक ही होता है। AB के लिए तो देखो IA और IB ये है, और ब्लड ग्रुप O के लिए स्मॉल आई ये इनके जीन प्रारूप हैं और इनको हम लिख सकते हैं। यहाँ जो I के लिए लिखा गया है वो ब्लड ग्रुप O के लिए लिखा गया है स्मॉल आई। इसका कारण मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर तो जीन प्रारूप लिखा गया है ब्लड ग्रुप A का IA, B का लिखा गया है IB और AB का लिखा गया है IB। तो इनमें जो प्रतिजन पाए जाते हैं उन प्रतिजन के हिसाब से ये लिखा गया है। अब ब्लड ग्रुप O में प्रतिजन होते ही नहीं है, प्रतिजन एब्सेंट होते हैं, तो प्रतिजन की एब्सेंट के कारण ही यहाँ पर स्मॉल आई इसका जीन प्रारूप होता है। किसी मनुष्य में अभिव्यक्त रक्त वर्ग किन्हीं दो विकल्पियों के बीच की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। मनुष्यों में विकल्पी की उपस्थिति के आधार पर रुधिर के कुल 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं, जो यहाँ पर सारणी में दिए गए हैं। देखिए ब्लड ग्रुप A के 2, B के 2, AB और O के एक ही हैं, तो 2 इसके 2 ये दोनों के टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो कुल 6 प्रकार के जीन प्रारूप हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आगे आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है 43वां प्रश्न है, प्रतिरक्षियों की संरचना को समझाइए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे प्रतिरक्षियों की संरचना या प्रतिरक्षी की संरचना को समझते हैं। देखिए यह जटिल ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना अणु होता है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, 2 भारी व बड़ी 440 एमिनो अम्ल और 2 हल्की व छोटी 220 एमिनो अम्ल आपस में डाई सल्फाइड बंध द्वारा मुड़कर वाई आकृति बनाती है। ये जो डी सल्फाइड लिखा हुआ है इसको डाई सल्फाइड कर लीजिएगा। डाई सल्फाइड बंध द्वारा मुड़कर वाई आकृति बनाती है। आगे चित्र में इसका प्रदर्शन किया गया है। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला जुड़ी होती है और प्रत्येक भारी व हल्की श्रृंखला 2 भागों में विभक्त होती है। एक तो अस्थिर भाग होता है और दूसरा स्थिर भाग होता है। दोनों भागों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। अस्थिर भाग वेरिएबल पोर्शन जो होता है यह भाग प्रतिजन से क्रिया करता है तथा श्रृंखला के NH2 भाग की तरफ पाया जाता है। इसे FAB भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, FAB के नाम से अस्थिर भाग को पहचाना जाता है। दूसरा है स्थिर भाग कांस्टेंट पोर्शन। यह भाग श्रृंखला के COOH भाग की तरफ होता है तथा FC भाग कहलाता है। प्रतिरक्षी के पुच्छीय भाग टेल पोर्शन जो होता है उसको स्थिर भाग कहते हैं। यानी स्थिर भाग को FAB भी कहते हैं और स्थिर भाग को टेल पोर्शन या पुच्छीय भाग भी कहते हैं। अधिकतर प्रतिरक्षियों के वायु स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल लचीले होते हैं जो कब्जे अथवा हिंज कहलाते हैं, और लचीले होने के कारण हिंज प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को प्रतिजन के छोटे बड़े अणु समाहित कर अभिक्रिया करने में मदद करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए
ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर प्रतिजन क्रिया स्थल एंटीजन बाइंडिंग साइट जहाँ पर NH2 है, और प्रतिजन क्रिया स्थल जहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है वहाँ पर भी NH2 है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र होता है ये हिंज क्षेत्र होता है, जहाँ पर ये दोनों फ्लेक्सिबल होते हैं, हिलते रहते हैं और प्रतिजन प्रतिरक्षी इनमें क्रिया होती रहती है। दोनों के बीच में देखो यहाँ पर NH2 हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला के बीच में तो एक डाइसल्फाइड बंध होता है, और दोनों भारी श्रृंखलाओं के बीच में दो डाइसल्फाइड बंध होते हैं। तो ये हमें समझना है। इधर का स्वतंत्र सिरा COOH होता है, ये स्थिर भाग होता है, ऊपर वाला अस्थिर भाग होता है। स्थिर भाग हिलता नहीं है और अस्थिर भाग जो है हिल हिल के क्रिया करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार प्रतिरक्षी की ये संरचना होती है, और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी उत्पन्न किए जाते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित ये 5 मुख्य हैं, जिनके बारे में पहले भी एक छोटे प्रश्न में बात कर चुके हैं। IgA, IgM, IgE और IgG, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 44वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। 44वें प्रश्न की बात करते हैं। 44वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए, गर्भरक्ताणु कोरकता को समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा कि यदि RH नेगेटिव माता एक से अधिक बार RH पॉजिटिव शिशु से युक्त गर्भधारण करती है तो RH कारक के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। RH कारक वंशागत होता है। RH पॉजिटिव प्रभावी तथा RH नेगेटिव अप्रभावी होता है। यह भी हमें ध्यान रखना है कि RH पॉजिटिव जो होता है वो तो होता है प्रभावी और RH नेगेटिव होता है अप्रभावी, ठीक है। तो RH नेगेटिव माता से उत्पन्न RH पॉजिटिव शिशु पिता से RH कारक प्राप्त करता है। प्रसव के समय गर्भस्थ RH पॉजिटिव शिशु से RH प्रतिजन माता के शरीर के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं और माता के रक्त में इस प्रतिजन के कारण एंटी RH प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। सामान्यतः प्रतिरक्षी इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती जो प्रथम बार उत्पन्न शिशु को हानि पहुंचा सके, लेकिन बाद में गर्भधारण करने की स्थिति में माता के रक्त में एंटी RH प्रतिरक्षी अपरा जो प्लेसेंटा है, जिसके बारे में पहले भी बात की थी, उसके द्वारा गर्भस्थ शिशु के रक्त में पहुंचकर शिशु के रक्त कणिकाओं का लयन हीमोलाइसिस कर देती है और इसी वजह से शिशु की मृत्यु हो जाती है और इसे हम कहते हैं गर्भरक्ताणु कोरकता। आशा करता हूं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा गर्भरक्ताणु कोरकता क्या है। समझिए, इसको एक बार और समझिए कि यदि RH नेगेटिव माता एक से अधिक बार RH पॉजिटिव शिशु से युक्त गर्भधारण करती है तो RH कारक के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। RH कारक क्या होते हैं? वंशागत होते हैं, जनक से संतति में पहुंचते हैं, ठीक है। ये तो आप समझते ही होंगे वंशागत का मतलब, तो कि वंशागत क्या होते हैं? जनक से संतति में पहुंचते हैं। अब RH पॉजिटिव तो क्या होता है? प्रभावी होता है। RH नेगेटिव अप्रभावी होता है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब RH नेगेटिव माता से उत्पन्न RH पॉजिटिव शिशु जो होता है पिता से RH कारक प्राप्त करता है। अब प्रसव के समय जब गर्भस्थ RH पॉजिटिव शिशु RH प्रतिजन माता से के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं तो माता के रक्त में इस प्रतिजन के कारण क्या होते हैं? एंटी RH प्रतिरक्षी बन जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। अब जब तक वो एंटी RH प्रतिरक्षी एंटीबॉडी जो बनती है वो बनती है तब तक पहला प्रसव हो जाता है, यानी सामान्यतः प्रतिरक्षी इतनी अधिक मात्रा में नहीं होती जो प्रथम बार शिशु को हानि पहुंचा सके, लेकिन बाद में जब गर्भधारण की स्थिति में माता के रक्त से एंटी RH प्रतिरक्षी जो होते हैं निर्मित हो जाते हैं पहले प्रसव के समय, तो वो क्या करते हैं? अपरा के द्वारा गर्भस्थ शिशु के रक्त में पहुंच जाते हैं और रक्त कणिकाओं का क्या करते हैं? हीमोलाइसिस कर देते हैं, लयन कर देते हैं, जिससे दूसरे शिशु की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हीमोलाइसिस या गर्भरक्ताणु कोरकता क्या है और उसको कैसे समझें, ठीक है। गर्भस्थ शिशु या नवजात शिशु के इस घातक रोग को रक्ताणु
कोरकता एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं और इस रोग से ग्रसित शिशु को रिसस शिशु कहते हैं, रिसस बेबी कहते हैं। सामान्यतः इसका जन्म समय पूर्व होता है तथा इसमें रक्ताल्पता पाई जाती है। शिशु के संपूर्ण रक्त को स्वस्थ रुधिर द्वारा प्रतिस्थापित करके शिशु को बचाया जा सकता है। इस शिशु को बचाने का एक ही तरीका होता है कि इस शिशु के संपूर्ण रक्त को स्वस्थ रुधिर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। यानी इस मान लो जैसे जो बच्चा हुआ है उत्पन्न, उस बच्चे के शरीर से सारा रक्त बाहर निकाल दिया जाए और उस बच्चे के शरीर में शुद्ध रक्त प्रवेशित करा दिया जाए तो उस बच्चे को बचाया जा सकता है, अन्यथा वो नहीं बचेगा। डायग्राम से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं, डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए नंबर 1 पर जो डायग्राम है RH ऋणात्मक माता है। अब इसमें आंवल होती है, अपरातो होती है प्लेसेंटा, लेकिन इसमें RH धनात्मक भ्रूण बनता है और RH प्रतिजन जब एक्टिविटी होती है तो इसमें प्रतिरक्षी नहीं बनते हैं प्रथम गर्भावस्था में तो, लेकिन दूसरी जो गर्भावस्था होती है 2 गर्भावस्था के मध्य एंटी RH प्रतिरक्षी बन जाते हैं। यानी इन प्रतिजन के प्रतिक्रिया करने वाले जो RH एंटी RH कारक होते हैं वो प्रतिरक्षी बन जाते हैं और जब दूसरी बार गर्भावस्था होती है तो प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होती है और उस स्थिति में द्वितीय RH जो होता है वो धनात्मक भ्रूण, उसमें ये प्रतिरक्षी अपरा के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं और गर्भ रक्ताणु कोरकता हीमोलाइसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे शिशु में ब्लड की बहुत कम मात्रा होती है और उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। यहाँ जो ये चित्र है गर्भ रक्ताणु कोरकता का एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का डायग्राम है, इसको थोड़ा और समझिए। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि प्रथम प्रसव के 24 घंटों के भीतर माता को अगर प्रति IgG प्रतिरक्षियों एंटी RHD का टीका लगाकर इसका उपचार किया जाता है और इन्हें रोगम प्रतिरक्षी कहा जाता है। ये प्रतिरक्षी माता के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होने से रोकती है। अगर मान लो प्रथम प्रसव हुआ और उसके 24 घंटे के भीतर माता को IgG इम्यूनोग्लोबिन G प्रतिरक्षियों के एंटी RHD का टीका लगा दिया जाता है तो ये जो रोगम है, रोगम प्रतिरक्षी इनको कहते हैं। और ये प्रतिरक्षी माता में जो प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं RH पॉजिटिव जो भ्रूण है उसके प्रति जो प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं उनको उत्पन्न नहीं होने देता है ये टीका या ये इंजेक्शन। तो इसका एक ही उपचार है कि प्रथम प्रसव के 24 घंटे के भीतर गर्भवती माता को IG इम्यूनोग्लोबिन G का प्रतिरक्षी का एंटी RHD का अगर टीका लग जाता है तो इसका उपचार किया जा सकता है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो गर्भावस्था में आती है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षियों का जो निर्माण होता है वो नहीं होता है, ये निर्माण को रोक देता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। 45वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। 45वां प्रश्न है रक्ताधान की प्रक्रिया कैसे संपादित की जाती है, यानी रक्ताधान की प्रक्रिया कैसे होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो कैसे होता है। तो इसका आंसर देखिए, रक्तादान की प्रक्रिया निम्न प्रकार से की जाती है। सबसे पहला बिंदु इसका आता है रक्त संग्रहण या ब्लड कलेक्शन। इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ बिंदु हैं जिनको फॉलो करना होता है। रक्त के संग्रहण से पहले रक्त देने वाले अर्थात दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। रक्तदाता जो होता है उसके स्वास्थ्य का परीक्षण करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी के माध्यम से निर्जर्मीकृत थक्का रोधी युक्त थैलियों में दाता का रक्त संग्रहित किया जाता है। थक्का रोधी युक्त थैलियां जो होती है उनमें दाता के रक्त का संग्रहण किया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, संग्रहित रक्त का प्रशीतित भंडारण किया जाता है, जिससे रक्त में जीवाणुओं की वृद्धि एवं एक कोशिकीय चयापचय को धीमा करते हैं। यानी जो जीवाणु हैं उनकी वृद्धि को रोका जाता है और एक कोशिकीय चयापचय जो होता है उसकी गति को धीमा किया जाता है। इस संग्रहित रक्त की कई प्रकार की जांचें की जाती है। कौन कौन सी जांचें की जाती है, देखो रक्त संग्रहण की प्रोसेसिंग है ये,
रक्तदान की प्रक्रिया में पहला बिंदु है रक्त संग्रहण, और उसमें ये 3-4 बातें हमको माननी है। और उसके बाद में देखो रक्त संग्रहित, इस संग्रहित रक्त की कई प्रकार की जांचें होती है, जैसे रक्त समूह की जांच, RH कारक की जांच, हेपेटाइटिस बी की जांच, हेपेटाइटिस सी की जांच और HIV की जांच। ये 5 जांच होने के बाद में ही जो ग्राही होता है रक्त लेने वाला, उसको रक्त का आदान किया जाता है, रक्त दिया जाता है। ठीक है। दाता से रक्त लेने के पश्चात दाता को कुछ समय के लिए चिकित्सक की देखरेख में रखा जाता है, ताकि उसके शरीर में रक्तदान के कारण होने वाली किसी प्रतिक्रिया का उपचार किया जा सके। रक्तदाता जो है वो जब रक्त देता है तो कुछ समय उसको चिकित्सक की देखरेख में रखा जाता है कि अगर मान लो उसके शरीर में कोई प्रतिक्रिया होती है तो उसका उपचार किया जा सके। मानव में रक्तदान के पश्चात प्लाज्मा की 2-3 दिन में पुनः पूर्ति हो जाती है एवं औसतन 36 दिनों के पश्चात रक्त कोशिकाएं परिसंचरण प्रणाली में प्रतिस्थापित हो जाती है। ये थोड़ी सी समस्या आ सकती है रक्तदान में कि प्लाज्मा जो है उसकी 2-3 दिन में पूर्ति हो जाती है और औसतन 36 दिनों के पश्चात रक्त कोशिकाएं परिसंचरण प्रणाली में प्रतिस्थापित हो जाती है। तो ये तो था पहला बिंदु ब्लड कलेक्टिंग का। दूसरा बिंदु आता है इसमें आधान का, ट्रांसफ्यूजन का। आधान में क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति यानी मरीज के रुधिर चढ़ाने आधान से पहले दाता व मरीज के रक्त का मिलान किया जाता है। उसमें AB और रक्त समूह का और RH कारक का, दोनों का मिलान किया जाता है और उसके बाद में आधान से पूर्व संग्रहित रक्त को 30 मिनट पूर्व ही भंडारण क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है। जैसे मान लो मरीज के रक्त चढ़ाना है तो भंडारण से 30 मिनट पहले निकाल के और उसका आदान किया जाता है। रक्त प्रवेशनी के माध्यम से मरीज को अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग 4 घंटे लगते हैं। रक्त आदान के लिए 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है। रक्त चढ़ाने के दौरान मरीज को ज्वर, ठंड लगना, दर्द, साइनोसिस, हृदय गति में अनियमितता को रोकने हेतु चिकित्सक द्वारा औषधियां भी दी जाती है। अब रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान 2 प्रकार का होता है। एक तो देखो समजात आधान होता है, यहाँ समजाते नहीं है, समजात ही है। और दूसरा समजीवी आधान। ये दोनों क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। समजात आधान एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन जो है, इस प्रकार के आधान में अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। समजीवी आधान की बात करें तो इस प्रकार के आधान में व्यक्ति के स्वयं का संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। समजात में तो इस प्रकार के आधान में क्या करता है, कोई भी अन्य व्यक्ति है उसका ब्लड संग्रहित किया गया था, उसका उपयोग रोगी के लिए किया जाता है। समजीवी आधान में क्या होता है कि व्यक्ति के स्वयं ने कभी ब्लड डोनेट किया हो और वो संग्रहित हो तो उसी का उपयोग किया जाता है। दान किए हुए रक्त को प्रसंस्करण द्वारा पृथक पृथक भी किया जा सकता है। प्रसंस्करण के बाद रक्त को RBC, प्लाज्मा तथा बिंबाणु प्लेटलेट्स में विभक्त कर प्रशीतित में भंडारण किया जाता है। इस प्रकार ये जो 45वां प्रश्न है आप लोगों का रक्तदान वाला, ये होता है कंप्लीट। इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट 46वें क्वेश्चन की। 46वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न इस प्रकार है, अंगदान क्या है? अंगदान का महत्व बताइए। अंगदान क्या है और अंगदान का महत्व बताइए। तो इसका उत्तर है, अंगदान के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऊतक या अंग दान करना अंगदान कहलाता है। दाता द्वारा दान किया गया अंग ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है और इस तरह अंगदान से दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को न केवल बचाया जा सकता है वरन खुशहाल भी बनाया जा सकता है। अधिकांश अंगदान दाता की मृत्यु के पश्चात ही होते हैं।
एक मृतदेह से करीब 50 जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है। अतः अंगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों से लेकर 90 वर्ष तक के लोग भी अंगदान व देहदान करने में सक्षम होते हैं। आगे बात करते हैं अंगदान के महत्व की, कि अंगदान का महत्व क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पशु मरे मनुज के 100 काम संवारे, पशु मरे मनुज के 100 काम संवारे, मनुज मरे किसी के काम ना आवे। अतः आवश्यकता है कि मानव मृत्यु के बाद प्राणी मात्र के काम आ सके। ये तभी संभव है जब मृत्यु उपरांत भी हम दूसरे व्यक्तियों के जीवित रहें, दूसरे व्यक्तियों में जीवित रहें। हमारी आंखें, गुर्दे, यकृत, अग्न्याशय, हृदय, फेफड़े, अस्थि मज्जा, त्वचा आदि हमारी मृत्यु के पश्चात भी किसी जरूरतमंद के जीवन में सुख ला पाए तो इस दान को सात्विक श्रेणी का दान कहा जाता है। यानी अंगदान का महत्व यह है कि यहाँ पर जो लिखी हुई है ये चौपाई कि पशु मरे मनुज के 100 काम संवारे, मनुज मरे किसी के काम ना आवे। यानी पशु जब मरता है तो मनुष्य के 100 काम संवारता है, लेकिन मनुष्य जब मरता है तो किसी के काम नहीं आता है। मनुष्य अगर मरता है तो मृत्यु के बाद में प्राणी मात्र के काम आने का एक ही तरीका है कि वह मृत्यु के उपरांत क्या कर सकता है, अंगदान और देहदान कर सकता है। इससे होगा क्या कि हमारी आंखें, गुर्दे, यकृत, अग्न्याशय, हृदय, फेफड़े, अस्थि मज्जा और त्वचा ये किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को सुख दे सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति मरता है तो उसके पश्चात ये सारे अंग जला दिए जाते हैं, किसी भी काम के नहीं रहते हैं। तो अगर इनका दान कर दिया जाए तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को इनकी आवश्यकता जिसको होती है उनको दे दिया जाए तो उनका जीवन संवारा जा सकता है, और इसे ही सात्विक श्रेणी का दान कहा जाता है। भारत में हर वर्ष करीब 5 लाख लोग अंगों के खराब होने तथा अंग प्रत्यारोपण ना हो पाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अंगदान की भांति देहदान भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इसके 2 कारण हैं। देहदान के भी 2 कारण हैं। क्या कि पहला तो मृतदेह के अंग निकालकर रोगी व्यक्तियों के शरीर में प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं, और दूसरा है चिकित्सकीय शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र मृतदेह पर प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतरीन चिकित्सक बन सकते हैं। देखो, इसके 2 उपयोग हैं कि पहला देहदान या अंगदान हम करें तो पहला तो यह है कि हम मान लो कोई अंग दान करते हैं तो मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उन अंगों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। दूसरा, मान लीजिए हमने देह दान किया है तो चिकित्सकीय शिक्षा मेडिकल डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर्स के लिए जो तैयारी की जाती है, स्टडी की जाती है, तो वो छात्र मृतदेह का प्रशिक्षण प्राप्त अगर करते हैं तो अच्छे चिकित्सक वो बन सकते हैं। इसलिए देहदान भी एक अच्छा दान है। अंगदान और देहदान दोनों ही बहुत अच्छे दान हैं। ठीक है, बात करते हैं इसी में आगे। हम अंगदान व देहदान को महत्व को समझें, हम अंगदान व देहदान के महत्व को समझें और उन लोगों की मदद करें जिनका जीवन किसी अंग के अभाव में बड़ा कष्टप्रद है। हमें इस नेक कार्य के लिए आगे आकर समाज को इस श्रेष्ठ मानवीय कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस पवित्र कार्य हेतु शिक्षक, साधु संत और बुद्धिजीवियों आदि की मदद से समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर कर अंगदान करने के लाभ लोगों तक पहुंचाना अति आवश्यक है। इस प्रायोजन से भारत सरकार हर वर्ष 13 अगस्त का दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाती है। समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति इस नेक काम के लिए आगे आए हैं। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने 90 वर्ष की उम्र में अपना कॉर्निया दान कर 2 लोगों के जीवन में उजाला कर दिया। इसी प्रकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु और श्री नाना देशमुख आदि की भी उनकी इच्छानुसार मृत्यु पश्चात देह दान कर दी गई है। इन्होंने भी अपनी देह दान कर दी है। जब इनकी मृत्यु होगी तो मृत्यु के पश्चात इनकी देह को किसी के काम में लिया जा सकेगा। आगे बात करते हैं कि साध्वी ऋतंबरा जो है तथा क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी मृत्यु के बाद देहदान करने की घोषणा की है। ऐसे मनुष्य सही मायनों में महात्मा है तथा ये ही विचार क्रांति के ध्वजक है। हम
सभी को कर्तव्यबोध के साथ रक्तदान, अंगदान तथा देहदान के लिए संकल्पित होना चाहिए ताकि इस पुनीत कार्य से हमारे समाज में रह रहे हमारे साथी जिंदगी को जिंदगी की तरह जी सके। इस प्रकार अंगदान और देहदान जो है हमारे लिए या हमारे किसी बंधु के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, लाभदायक साबित हो सकता है। तो अंगदान, देहदान, रक्तदान, ये इनका एक संकल्प हम ले सकते हैं और कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 47वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के महत्व की व्याख्या करो। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के महत्व की व्याख्या करो। इसका आंसर हो जाएगा रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व। रुधिर वर्ग का क्या आनुवंशिक महत्व है, इस बारे में बात करेंगे। देखिए, मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं जिन्हें क्रमशः ए, बी, ए बी तथा ओ कहते हैं। मानव में रुधिर वर्ग वंशागत लक्षण हैं। रुधिर वर्ग जो होते हैं वंशागत लक्षण हैं एवं जनकों से संततियों में मेंडल के नियम के आधार पर वंशानुगत होते हैं। रुधिर वर्ग की वंशागति जनकों से प्राप्त होने वाले जीन्स जो एलील्स होते हैं उन पर निर्भर करती है। एलील्स जो मनुष्य में रुधिर वर्गों को नियंत्रित करती है उनकी संख्या 3 होती है जिन्हें क्रमशः हम IA, IB और I0 या I कहते हैं, IO या I कहते हैं। ठीक है। RBC की सतह पर पाए जाने वाली प्रतिजन का निर्माण एलील IA द्वारा, प्रतिजन B का निर्माण एलील IB द्वारा किया जाता है। एलील I तथा I स्मॉल I अप्रभावी होते हैं जो किसी प्रतिजन के निर्माण में सहायक नहीं होते हैं। इस प्रकार मानव में एलील की उपस्थिति के आधार पर रुधिर के 6 प्रकार के जीन प्रारूप पाए जाते हैं। रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के कई उपयोग हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में, सफल रक्तदान कराने में, नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता तथा आनुवंशिक रोगों जैसे हीमोफीलिया आदि में किया जाता है। पैतृकता संबंधी विवादों के हल में रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के ज्ञान को निम्न उदाहरण से हम समझ सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे मान लो कि कोई बालक है वो किसी और दंपति का है, दूसरा दंपति उस पर हक जता रहा है, तो उसकी जांच हम कर सकते हैं रुधिर की जो जीन प्रारूप होते हैं उनसे। ठीक है, समझते हैं इस उदाहरण से। देखिए, जैसे कि एक शिशु पर 2 दंपति अपना हक जता रहे हैं, उनका रुधिर वर्ग जो शिशु है उसका रुधिर वर्ग B है। एक दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग O तथा स्त्री का रुधिर वर्ग AB है। दूसरे दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग A तथा स्त्री का रुधिर वर्ग B है। अब वंशागति के नियमानुसार शिशु के रुधिर वर्ग की जो संभावनाएं हैं वो हम देखते हैं और उसी के आधार पर हम उस दंपति की पहचान करेंगे कि किस दंपति का वो शिशु है। तो बात करते हैं प्रथम दंपति की। देखिए, प्रथम दंपति में पुरुष का जो रुधिर वर्ग है वो है O और स्त्री का रुधिर वर्ग है AB। अब पुरुष का रुधिर वर्ग O है, रुधिर वर्ग O के लिए जो एलील है, रुधिर वर्ग O के लिए जो एलील हैं, विकल्पी है, जीन प्रारूप है, वो होता है स्मॉल I। और रुधिर वर्ग AB के लिए जो जीन प्रारूप होता है IA IB होता है। अब जब इनमें युग्मक जनन होगा तो युग्मक बनेंगे। रुधिर वर्ग O से 2 युग्मक बना स्मॉल I। रुधिर वर्ग AB से 2 युग्मक बने IA और IB। अब क्या करना है, इनमें जो युग्मक बने हैं II और IA IB, इन चारों में संकरण कराना है, हमको युग्मन कराना है। देखिए, इस I का करवाया गया IA से, तो IAI बना जिसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। दूसरा इसी I का करवाया गया IB से, तो विकल्पी बना IBI जिसका ब्लड ग्रुप हो गया B। दूसरे I का A से करवाया गया IA से,
तो वहाँ पर IA स्मॉल आई बना, जिसका ब्लड ग्रुप हो गया A। और तीसरा जो है इसी स्मॉल आई का IB के साथ करवाया गया, तो जीन प्रारूप बना IB स्मॉल आई और ब्लड ग्रुप हो गया B। इस प्रकार जो जनक थे, उनसे जो पहला दंपति था, उससे जो संतति प्राप्त होगी ना, उसका ब्लड ग्रुप A या B हो सकता है। और यहाँ पर दिया हुआ था, देखो जो शिशु है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, B है। और हमारे पास यहाँ पर जो शिशु आए हैं, प्रथम दंपति से जो शिशु उत्पन्न हुए हैं, उनमें ब्लड ग्रुप AB आया है। तो हो सकता है कि पहले दंपति की संतान वो शिशु हो, लेकिन अभी हम ये निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि एक दंपति हमारे पास और है। तो द्वितीय दंपति की बात करते हैं। द्वितीय दंपति में पुरुष का ब्लड ग्रुप क्या है, A, और स्त्री का ब्लड ग्रुप है B। जब इनमें युग्मक जनन हुआ, युग्मक बनेंगे IA और इधर स्त्री के बनेंगे IB स्मॉल आई। और जब इनमें क्रॉस होगा तो IA का IB के साथ हुआ तो IA IB और ब्लड ग्रुप बन गया AB। दूसरा देखिए, इसी IA का करवाया गया स्मॉल आई के साथ तो IA स्मॉल आई और ब्लड ग्रुप बन गया A। दूसरा IA जो युग्मक है, इसका संकरण कराया जाता है IB से, तो हमारे पास IA IB जो युग्मक है, जीन प्रारूप हैं, वो बनते हैं और ब्लड ग्रुप बन जाएगा AB। और इसी IA का स्मॉल आई से करवाया जाता है तो IA स्मॉल आई बनता है और वो ब्लड ग्रुप होता है A। तो हमें दूसरा जो दंपति है उससे संतान प्राप्त हुई है, उस संतान के ब्लड ग्रुप AB और A होने की संभावना है। अब बच्चे का ब्लड ग्रुप है B और इस दंपति की संतान का B ब्लड ग्रुप है ही नहीं, तो यहाँ पर यह निश्चित हो चुका है कि वो जो शिशु है इस दंपति का नहीं है, द्वितीय दंपति का नहीं है, जिसमें पुरुष का ब्लड ग्रुप A और स्त्री का ब्लड ग्रुप B है। ये उस दंपति का है, पहले वाले दंपति का। जो शिशु ब्लड ग्रुप B रखता है वो प्रथम दंपति की संतान होगा, क्योंकि देखो यहाँ पुरुष का ब्लड ग्रुप O है और स्त्री का ब्लड ग्रुप AB है और इनसे जो संतान हुई है उनमें ब्लड ग्रुप A और B ये बने हैं। तो यहाँ B ब्लड ग्रुप की संतान आई है, तो ये शिशु उन्हीं का है। इस प्रकार हम दो दंपति अगर आपस में किसी शिशु को लेकर झगड़ रहे हैं या विवाद उनमें हो रहा है, तो इस प्रकार जीन प्रारूप के आधार पर, रुधिर वर्ग के आधार पर हम उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, और अतः हम कह सकते हैं कि रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व है, यानी रुधिर वर्ग जो है आनुवंशिक महत्व दर्शाता है। और यहाँ पर एक लाइन और लिखी है, अभी मैंने आप लोगों को रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता से पैतृकता का निर्धारण जो है वो मैंने समझाया है। और इसी को समझने के बाद में स्पष्ट हुआ है कि उपरोक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि प्रथम दंपति ही B रुधिर वर्ग का शिशु उत्पन्न कर सकता है और जो शिशु है वो प्रथम दंपति का ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व है। इस प्रकार इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर होते हैं कंप्लीट। अगर किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को इस प्रश्न में समस्या आ रही है। आप लोगों को उसका सॉल्यूशन जो है उसी कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। और अगर वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा साबित होता है और आपको लगता है कि इस चैनल पर आने वाला जो स्टडी मटेरियल है आपकी स्टडी को बेहतर से बेहतरीन बना रहा है,
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके राइट साइड में बेल आइकन जो दिखे उस पर क्लिक करते ही आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें ऊपर ही ऊपर वाला जो ऑप्शन है ऑल वाला, उस पर क्लिक जरूर करिए। इससे होगा क्या कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आपके पास में पहुंच जाएगी। अब देखिए, जैसे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, इनके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना है। तो निःशुल्क होते हुए भी अगर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए इसको, कि इस चैनल पर जो सॉल्यूशन वाले वीडियो हैं उसमें 10th राजस्थान बोर्ड की जो 10th साइंस है उसका 4th चैप्टर है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, उसका सॉल्यूशन भी आ गया है। और आशा करता हूं इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अदर क्लासेज के वीडियोज़ के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट के नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे सीधा ही प्लेलिस्ट पर पहुंच जाओगे। हर क्लास के सॉल्यूशन वीडियो यहां पर अवेलेबल है, तो उन पर जाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और अपनी प्रतिक्रिया के लिए आप कमेंट बॉक्स जरूर करिए, आपकी कोई राय है तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करिएगा। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.